हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने संसद के बारे में एमसीक्यू लगाए थे और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति के बारे में आज हम टॉप एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका का राष्ट्रपति, फ्रांस का राष्ट्रपति, ब्रिटेन का सम्राट या श्रीलंका का राष्ट्रपति? तो भारत का जो राष्ट्रपति का जो जितना ब्रिटेन को हक है उतना ही भारत के राष्ट्रपति को भी उतनी ही शक्तियां प्राप्त हैं, लगभग लगभग। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यकाल अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति उनमें ही निहित होती है। अगला है, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी हमने पढ़ा है कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति भी राष्ट्रपति के हाथ में होती है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है, तो हमारा ये हो जाएगा राज्य का प्रधान है। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का पहला नागरिक जो होता है तो राष्ट्रपति होता है। जब भी गणना होती है तो राष्ट्रपति एक नंबर पे गिने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति। और भारत में एक राष्ट्रपति ही ऐसा है जिसपे कोई केस नहीं किया जा सकता। भारत में राष्ट्रपति की गाड़ी पर ही कोई नंबर नहीं होता, बाकी सबकी गाड़ी पे नंबर होता है, लेकिन राष्ट्रपति के गाड़ी पे नंबर नहीं होता। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक नागरिक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। तो ये होता है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, न कि बहुमत का नेता होते हैं। बहुमत का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत में तीनों जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का जो मेन कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। उनकी योग्यता क्या नहीं है? वह भारत के नागरिक हो, जरूरी है भारत का नागरिक होना। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। हाँ, ये भी सही है कि 35 से कम के जो भी है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, ये भी सही बात है। उसके अंदर सभी योग्यताएं होनी चाहिए लोकसभा के लिए। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, नहीं, वो किसी लाभ के पद के पे नहीं होना चाहिए। वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना है। हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो उनको वहां से इस्तीफा देना होगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितनी वर्ष? तो अभी हमने पढ़ा है 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। आप 109 साल के, 102 साल के या 500 साल के हो जाइए। अगर आप 500 साल तक जीवित हैं तो आप राष्ट्रपति के पद के लिए लड़ सकते हैं। तो इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एक बार चुनिए, 1000 बार चुनिए, लेकिन वो कितनी भी बार के लिए वो लड़ सकते हैं भारत का राष्ट्रपति। तो यहाँ पे है कितनी भी बार, अनलिमिटेड बार, 10 बार भी लड़ सकते हैं, वो 10 बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक मिनट, लाइट चला गया हमारे यहाँ। हाँ, चलिए अगला है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं वो 2 बार से बनते हैं। इसलिए देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी ये दूसरी बार बने, इसके बाद ये कभी भी दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकते अमेरिका के।
बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति बन गए, अब वो दोबारा कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अगला है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप वो होता है जिसे जनता डायरेक्ट चुनती है, जैसे कि हमारे सांसद, और अप्रत्यक्ष रूप वो होता है जिसे जनता डायरेक्ट नहीं चुनती। तो राष्ट्रपति को चुनता कौन है? तो यही सांसद और विधायक जो हम चुन के भेजे होते हैं संसद में, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के लिए सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या समानुपातित प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। तो यही समानुपातित जो है प्रतिनिधित्व जो है यही अपनाया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अगला है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा है और उसमें कोई मतभेद हो गया तो ये उच्चतम न्यायालय में ही जाएगा और वही उसका फैसला करेगा। तो ये संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय निर्देशित करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावित एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो ये कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो ये जो है 50-50 होना चाहिए। अगला है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? तो ये जो है भारत का नागरिक हो, बिल्कुल होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, ये भी होना चाहिए। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, नहीं, वो किसी लाभ के पद भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो पहले इस्तीफा दें, उसके बाद वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किस तरह किया जाता है? एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा हमेशा किया जाता है। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है हाल फिलहाल में, ये चीज याद रखिएगा। अभी कल हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, कल तो नहीं, आज राष्ट्रपति का पार्ट 1 होगा हमारा, और उसके बाद कल राष्ट्रपति का पार्ट 2, तीसरे दिन जो है, जिसे परसों कहते हैं हम लोग, परसों हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति पद का जो संचालित है ये किया जाता है, निर्वाचन आयोग जो करता है इसको। ठीक है, ना कि लोकसभा प्रधानमंत्री करेंगे। अगला है, भारत के किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? देखिए, अनुपातित जहां पे आ गया तो यहाँ पे आंख बंद करके किसको मारना है? राष्ट्रपति को मारना है। ठीक है, भारत के संविधान अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अनुरूप किया जाएगा और ऐसे निर्वाचन में गोपनीय पत्रों द्वारा मतदान किया जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? देखिए, राष्ट्रपति अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें कोई मतभेद हो गया तो ये उच्चतम न्यायालय के पास जाएगा, ये हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यहाँ हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि राष्ट्रपति की बात है ना। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो ये हमने अभी पढ़ा है, अनुच्छेद 29 में द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है? तो ये हुआ है अनुच्छेद 71 के तहत। अगला है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो राष्ट्रपति के पद पे अगर कोई है तो उसे वो भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उसके लिए उसे 2 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं राष्ट्रपति। सिर्फ राज्यसभा के जो होते हैं, जो भी लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, वो 6 साल के लिए होते हैं। नहीं तो लोकसभा और विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब 5-5 साल के लिए होते हैं, ये याद रहे। अगला है,
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो ये है अनुच्छेद 56 के अनुसार। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो निर्वाचन मंडल में कोई शामिल होता है तो संसद के दोनों सदन होंगे और राज्य की विधानसभा के सदस्य होंगे जो निर्वाचित करके गए होंगे। तो वो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, इसमें मतलब 3 सही है, 1 गलत है, तो गलत को हमें ढूंढना है। चलिए गलत को ढूंढते हैं। सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब तक 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। हाँ, ये सही है कि अगर 1-2 राज्य का विधानसभा भंग है, 1 या 2 या कई भी, तो उस समय राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो चुन के नहीं आएंगे तो राष्ट्रपति को मत नहीं देंगे तो उनका चुनाव नहीं माना जाएगा, होगा ही नहीं। अगला है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। हाँ, ये है कि जो सांसदों का मत है वो विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं उनके मतों से अधिक होता है। इसको चल के हम आगे पढ़ेंगे इसके राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कि इनको किस तरह चुना जाता है, उनके इसके मत कितने होते हैं। तीसरा है कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता। ठीक है, कोई बहुमत प्राप्त कर लिया तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता, उसको बनाना पड़ता है, चुना जाता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। नहीं, क्षेत्राधिकार में है, यहाँ पे नहीं देके गलत कर दिया है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि यही एक गलत है, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, अगला है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं किसके द्वारा उसको हटाया जा सकता है। तो भारत के प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लोकसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, हटाते नहीं हैं, और उसकी चुनाव के विवाद का निपटारा करते हैं, वो हटा नहीं सकते। तो संसद के द्वारा इनके ऊपर महाभियोग लाया जाएगा। ठीक है, तो यार लोकसभा या राज्यसभा की बात नहीं है, जब भी इन पे महाभियोग लाया जाएगा तो महाभियोग का नियम यह है कि किसी भी एक सदन में लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी एक सदन में इनको पहले 1/3 बहुमत से उसको पहले पास कराया जाएगा। 1/3 से पहले मंजूरी दिलाई जाएगी कि मैं प्रस्ताव ला रहा हूँ, उसके लिए 1/3 लोगों को, सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए कि मैं प्रस्ताव ला रहा हूँ, तब जाके प्रस्ताव मंजूरी होगी। उसके बाद 2/3 बहुमत से उसे पहले में पास करना होगा। अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा में, और राज्यसभा में पहले आया तो राज्यसभा में, पहले सदन में पास हो जाएगा। उसके बाद जब पहले सदन में पास हो गया तब वो दूसरे सदन में भेजा जाएगा, और उसके बाद जब दूसरे सदन में जाएगा तब राष्ट्रपति आएंगे, दूसरे सदन में अपने को खुद को संबोधित करेंगे और अपना जो है सफाई पेश करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, जो मेरे खिलाफ आया है, पेश आया है, इसके लिए मतलब अपनी सफाई पेश करेंगे, वो क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, वो बताएंगे। ठीक है, अगर दूसरे सदन में पास कर दिया तो राष्ट्रपति पर बहुमत लग जाएगा, महाभियोग लग जाएगा, नहीं पास किया तो नहीं लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है, नहीं लगा है। ठीक है, लाने की कई बार कोशिश की गई है पर हुआ नहीं है, तो ऑप्शन जो है हमारा डी सही हो जाएगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, वही बात है जो अभी हमने पढ़ा है, क्या कहलाता है? संसद द्वारा महाभियोग। अगला है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? देखिए, ये लोकसभा में भी आ सकता है, मैंने भी बताया, और राज्यसभा में भी आ सकता है, संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी आ सकता है। तो ये ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अगला है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को? तो अविश्वास प्रस्ताव लाके राष्ट्रपति को नहीं हटाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाकर मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री को हटाया जाता है। ठीक है,
संविधान संशोधन करके संविधान में बदली की जा सकती है, ना कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कानूनी कार्यवाही तो राष्ट्रपति पर हो ही नहीं सकता, और महाभियोग द्वारा उन पे महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो किसी भी आधार पर, मतलब कुछ भी लगा दिया क्या घोटाला वोटाला के मामले में, ऐसा नहीं है। संविधान के अतिक्रमण करने पर, हाँ, अगर ये लगा है आरोप राष्ट्रपति पर कि इन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है, संविधान पर अतिक्रमण किया है, संविधान के रूल को तोड़ा है, तब इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा बी सही होगा। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो राष्ट्रपति की जो महाभियोग है ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। अगला है भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो किस स्थिति में, महाभियोग लेने पर लगते हैं, ना कि रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री कहने पर क्या राष्ट्रपति दे देंगे। लेकिन नियम समझ लीजिए तो वही है। अभी राष्ट्रपति जो भी करते हैं वो प्रधानमंत्री के कहने पे ही करते हैं। अगला है कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। जब कार्यकाल पूरा हो जाए तो भारत को राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। प्रधानमंत्री हटाएंगे? नहीं। उपराष्ट्रपति हटाएंगे? नहीं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हटाएंगे? ये भी नहीं। तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर ही हटाया जाएगा उनको। ठीक है, कार्यकाल पूरा होने से पहले। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये जो है 14 दिन पहले उनको नोटिस दे दी जाती है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप संसद में किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। संकल्प को प्रस्तावित करने की सूचना पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही देनी होती है। मतलब अगर किसी को प्रस्ताव लाना है महाभियोग का, तो जितने भी कम से कम जितने सदन के लोग हैं उनके 1/4 सदस्य जो हैं वो कागज़ पे हस्ताक्षर करेंगे और उस पर लिखेंगे वजह कि आपकी वजह क्या है कि आपको पर महाभियोग ला रहे हैं हम लोग, और 14 दिन पहले उनको देंगे। मतलब जिस दिन देंगे उसके 14 दिन के बाद उसको वो फिर पेश करेंगे अपने सदन में। ठीक है, अगला है सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो महाभियोग पास करने के लिए मैंने बताया था शुरू में कि 2/3 सदस्यों का कम से कम पास होना चाहिए, पहले सदन में भी और दूसरे सदन में भी। अगला है भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। अगला है किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होती है। तो ये होती है क्या, यह कृत्य विधि मान्य होंगे। ठीक है, अविधि मान्य नहीं, ये विधि मान्य होंगे कृत्य जो उस पर लग जाएगा। तो यदि किसी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाता है, मतलब पता चला कि धांधली हो गया उसमें, तो उसके द्वारा किए गए कार्यों की वैधता बनी रहती है। और उस दौरान जैसे कि अगर कोई राष्ट्रपति बना और उसने कोई काम कर लिया, जैसे कोई बिल पास हुआ उस पर साइन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद ये पता चला कि ये जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें धांधली हो गया था, असल में ये हारे थे, जीत कोई और रहा था, ये ज़बरदस्ती जीते हैं। लेकिन जो है तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति ने जो साइन बिल पास किया था, जो कानून बनाया था, वो गिरेगा नहीं, वो नियम बरकरार रहेगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्यों की वैधता उनके चुनाव के वैध होने की जुड़ी नहीं होती जब तक कि उस चुनाव की अदालत द्वारा रद्द नहीं किया गया हो। अगला है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है, मतलब तीन है, तीन में से एक
गलत है, बाकी 3 सही है। ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता। हाँ, देखिए राष्ट्रपति का जब भी महाभियोग लगता है तो उसमें चुनाव जब होता है, पहले चुनाव समझते हैं। जब चीज चुनाव होता है तो पहले हमारे जो सांसद चुन के जाते हैं वो, और जो विधायक चुन के जाते हैं, ये सभी राज्य से विधायक और सभी संसद में बैठने वाले जो सांसद है, ये सभी मिलकर चुनते हैं किसको, राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग नहीं लेते जिनको राष्ट्रपति ने खुद उठाकर लोकसभा या राष्ट्रपति में रखा होता है, जिसे मनोनीत सदस्य कहते हैं। ठीक है। तो मनोनीत सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है तो ये जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, 12 होते हैं, जो ये राष्ट्रपति को महाभियोग में हिस्सा लेंगे। लेकिन विधानसभा के जो भी विधायक गए होते हैं राज्यों की विधानसभा से जो वोट दिए होते हैं, ये महाभियोग में नहीं लेते हिस्सा, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही हिस्सा लेता है। और ये जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं ये हिस्सा लेते हैं महाभियोग में। मनोनीत सदस्य बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। महाभियोग में मनोनीत जो सदस्य हैं ये हिस्सा लेंगे और चुनाव में ये हिस्सा नहीं लेंगे। चुनाव में राज्य के विधानसभा के हिस्सा लेंगे, लेकिन महाभियोग में विधानसभा के सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत खोजना है तो हमें ऑप्शन 1 सही है। दूसरा देखते हैं, महाभियोग की व्यवस्था है कि संसद का एक सदस्य आरोप लगाएगा, दूसरा सदन आरोपी की जांच करेगा। बिल्कुल सही है। पहला सदन आरोप लगाएगा, फिर दूसरे सदन में जब वो जाएगा तो दूसरा सदन उसका जांच करेगा कि जो आरोप लगाए हैं ये सही है कि नहीं। जब जांच हो जाएगा तो उसके बाद ये स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगा। ये खुद भी कर सकता है, कमेटी बना के, या किसी से करवा भी सकता है, या सुप्रीम कोर्ट को भी दे सकता है कि भाई आप इसे जांच कराइए। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा जो है, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकते हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी एक 2/3 बहुमत बना देंगे, ऐसा नहीं, यही गलत है। ठीक है। चौथा देख लेते हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। बिल्कुल, यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता न कि संसद महाभियोग लगाने वाली होगी। ठीक है। तो अगर संसद गिर जाती, संसद पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है, अब पता चला कि लोकसभा ही गिर गई, तो अब महाभियोग कौन लगाएगा भाई? फिर से चुनाव होगा तब तो फिर महाभियोग लगेगा ना, तो उस टाइम राष्ट्रपति बच जाएंगे। अगला है, अब ये नहीं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा तो फट से लोकसभा गिरा दी। नहीं, लोकसभा तब गिराएंगे जब प्रधानमंत्री कहेगा उनको कि भाई आप लोकसभा को गिराइए, सदन को, दूसरे सदन को बर्खास्त करिए, तब जाके वो ऐसा करेंगे। राष्ट्रपति को पता चला कि ऐसा होने लगा कि तो कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग लगा ही नहीं पाएगा। पता चला कि लोग महाभियोग लगने वाला, बस गिराओ लोकसभा को फट से। तो ऐसा नहीं करते। राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे वो प्रधानमंत्री की सलाह पे ही करेंगे। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो दिलाएंगे। अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनको DY चंद्रचूड़ ने इनको शपथ दिलाई थी। अगला है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? जो ग्रहण करते हैं, शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को, वो किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 60 में है। ये अनुच्छेद याद रखिएगा, 60, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अगला है, मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो अभी हमने बताया कि मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में, अच्छा अनुपस्थित हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं है भारत में और राष्ट्रपति को शपथ लेना है, तो कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति या महान्यायवादी या लोकसभा अध्यक्ष? नहीं, कोई भी नहीं दिलाएगा। दिलाएगा वही जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उसके कार्यकाल को कौन ग्रहण करेगा? देखिए, ऐसा कभी हुआ कि राष्ट्रपति नहीं है ना ही उपराष्ट्रपति हैं, तो उनके कार्यकाल जो है वो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो करेंगे। ठीक है। अगर वो भी नहीं है इत्तेफाक से,
तो वही होगा, वह सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे वो करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति जब भी अपना त्यागपत्र देना चाहें तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? देखिए, जब भी राष्ट्रपति का त्यागपत्र हो तो उपराष्ट्रपति को तो त्यागपत्र मिल गया, तो अब लाके वो किसको देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं, तो लाकर ओम बिरला जी को देंगे कि लीजिए भाई, आपके राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब आप राष्ट्रपति की चुनाव कराइए। तो वो चुनाव आयोग को कहेंगे कि भाई हमारे राष्ट्रपति चले गए हैं, अब आप चुनाव कराइए, तो वो चुनाव आयोग जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो अभी मैंने बताया कौन काम करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। ठीक है, अगला है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? सिर्फ राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति तो है, तो उपराष्ट्रपति आ जाएंगे सीधे राष्ट्रपति के पद पे। अगला है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत यानी पद से हटाए गए हों या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप के कार्य कर सकते हैं? पता चला कि राष्ट्रपति चले गए हैं, है ही नहीं, या दुनिया से चले गए हैं, या किसी बाहर चले गए हैं, या उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, चाहे उन पर महाभियोग लगा के हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो भी काम होगा वो उपराष्ट्रपति करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे इसकी भी एक समय सीमा है कि वो 6 महीना तक करेंगे। 6 महीना के अंदर में आपको राष्ट्रपति का चुनाव करना होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसके बाद आएगा हमारा 51 नंबर, देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय, कौन से राष्ट्रपति जो हैं वो पहले केंद्रीय गृह मंत्री थे? एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि वो पहले गृह मंत्री थे, गृह मंत्री से डायरेक्ट राष्ट्रपति बन गए, तो वो होते हैं ज्ञानी जैन सिंह। ठीक है, अगला है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? देखिए, राधा कृष्णन जी ये भी उपराष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन साहब ये भी उपराष्ट्रपति थे और अपने कार्यकाल में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। वीवी गिरी ये भी उपराष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैन सिंह जो थे, अभी हमने पढ़ा कि वह कहाँ से आए, सीधे गृह मंत्री से राष्ट्रपति बने थे, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वीवी गिरी थे। ठीक है, अगला है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, सबसे लंबे समय तक राजेंद्र प्रसाद ही थे जो एकमात्र 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। उसके बाद अब तक कोई भी 2 बार राष्ट्रपति नहीं चुना गया है, तो राजेंद्र प्रसाद का ही कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम और गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वो पहले इंसान कौन थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस की पार्टी के नहीं थे, दूसरे पार्टी के थे, तो वो कौन थे? वीवी गिरी थे। ठीक है, जो चौथे नंबर पे चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, मतलब सर्वसम्मति से कोई एक चुना गया है, तो वो चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी, इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? राधा कृष्ण जी ये भारत के राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जैन सिंह ये भी थे, जाकिर हुसैन साहब इनका तो इंतकाल उसमें ही उनका कार्यकाल समाप्त था, कार्यकाल राष्ट्रपति थे उसी दौरान इनका देहांत हो गया था। और जो ये राजगोपालाचारी जी थे, ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, सर ये वायसराय थे, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये राष्ट्रपति नहीं रहे कभी, वायसराय थे भारत के। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
तो प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, ये सभी लोग जानते हैं, ये पटना के रहने वाले थे। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो लगातार 2 बार कोई राष्ट्रपति रहा है तो वो सिर्फ एक ही आदमी है, वो है राजेंद्र प्रसाद सिंह। इसके अलावा कोई भी अब तक 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है, ये भी एक रिकॉर्ड है अब तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है? तो पुनः निर्वाचन की जो योग्यता निर्धारण करता है वो कौन अनुच्छेद 57 के तहत निर्धारित किया जाता है। अगला देखेंगे, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो जनता पार्टी का जब शासन था उस समय संजीव रेड्डी जी को, नीलम संजीव रेड्डी पूरा नाम इनका, नीलम संजीव रेड्डी जी को राष्ट्रपति चुना गया था। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी? तो ये 2 मुस्लिम राष्ट्र थे जिनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चला गया था। एक फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे और जाकिर हुसैन, ये दोनों मुस्लिम जो राष्ट्रपति थे, इनका दोनों कार्यकाल के दौरान ही इनका देहांत हो गया था। ठीक है। अगला है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होता है, ये हम जानते हैं अच्छे से। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति नहीं करता? वो उपराष्ट्रपति को। अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो क्या इसमें राष्ट्रपति जी का कहीं रहा है रोल? नहीं, इसमें कौन चुनाव किया है? लोकसभा और राज्यसभा ही मिलकर चुनाव किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। नहीं तो प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति चुनते हैं बहुमत के हिसाब से, और राज्यपाल को राष्ट्रपति तय करते हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी राष्ट्रपति ही चयन करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है करते हैं किसकी? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। मतलब ये तीनों को भारत के जो राष्ट्रपति जो है ये तीनों को चुनते हैं, महान्यायवादी को भी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी, जिसको सीएजी कहते हैं, और एक राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। हाँ देखिए, यहाँ पर अगर ऑप्शन सी नहीं होता तो ऑप्शन बी मारते हम, लेकिन ऑप्शन सी है तो इसलिए ऑप्शन सी ही लगाएंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन किसके सलाह पर करेंगे? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री लिस्ट देंगे, लीजिए इस पर साइन कर दीजिए, वो कर देंगे, हो गया काम। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते? तो लोकसभा के अध्यक्ष। नहीं, देखिए लोकसभा का अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। तो ऑप्शन एक ही हमारा सही है, गलत है मतलब बाकी सबकी सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति चुनते हैं और सेना के प्रमुख को भी राष्ट्रपति ही चुनते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो सिर्फ एक ही इंसान है जो कि राज्य के राज्यपाल होते हैं, वो भारत के, मतलब इनका कार्यकाल निर्धारित नहीं है कि 5 साल 6 साल कितना रहेंगे, ये जब तक राष्ट्रपति चाहें 20 साल 25 साल तक रह सकते हैं। ठीक है, 100 साल 150 साल तक भी रह सकते हैं अगर राष्ट्रपति चाहे तो। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? ये भी आ गया, राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। तो नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है, इसके संविधान में कोई लेख नहीं है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इसका राष्ट्रपति इसका चुनाव नहीं करता, बाकी सबको राष्ट्रपति ही चुनते हैं। अगला है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? जैसे कि अगर कोई वित्त बिल ला रहा है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले कोई, देखिए राष्ट्रपति का आपको हस्ताक्षर कराना होगा, राष्ट्रपति से पहले पूछना होगा, उनको दिखाना होगा, उनकी परमिशन लेनी होगी।
बाकी कोई भी बिल अगर ला रहे हैं आप तो उससे पहले राष्ट्रपति को से मतलब नहीं है, उसके बाद राष्ट्रपति वहाँ हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन जब भी वित्त बिल आता है जिसे मनी बिल कहते हैं, जब भी ये आएगा धन विधेयक, तो ये पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इसे अप्रूवल प्रदान करेंगे, उसके बाद ये लोकसभा, फिर राज्यसभा में, या राज्यसभा लोकसभा में ऐसे आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने का या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये राष्ट्रपति ही हैं जो किसी को फांसी की सजा कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से जो उनका दिल करे। इसके भी नियम है, हम आपको जब डिटेल पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे किस तरीके से इसका क्या कितने कितने नियम है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो दोनों सदनों के लिए हमने बताया था कि 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करें। अधिकार है भाई, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता राष्ट्रपति, उन पर भी महाभियोग लाया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग आता है ना लोकसभा, राज्यसभा में, संसद में, उसी तरह उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो विधि का कोई प्रश्न है तो सर्वोच्च न्यायालय से कोई परामर्श लेंगे तो वो राष्ट्रपति ले सकते हैं आराम से, कहेंगे कि भैया हमको परामर्श दीजिए। अब मानना ना या मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर है, जरूरी नहीं है कि परामर्श मांग लिए अब वो जो बोल दिया हमको मानना है, ऐसी बात नहीं। मानना ना मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर है, मन करे तो मानेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे। राष्ट्रपति संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का शक्ति प्रदान करता है? हाँ, तो ये जो अनुच्छेद है ना 143, यही शक्ति प्रदान करता है भारत को, राष्ट्रपति को, कि वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। ठीक है, अगला है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? संसद के दोनों सदन को जो बुलाते हैं वो कौन, हर साल कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? तो ये देते हैं उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल। देखिए संघीय मंत्रिमंडल होते हैं ना, यही सहायक प्रदान करते हैं राष्ट्रपति को। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? भारत में अब तक आर्थिक घोषणा की संकट नहीं हुई है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा कभी नहीं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो व्यक्तियों का नामांकन कौन करेगा? तो ये राष्ट्रपति करेंगे। अगला है और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत में के निम्नलिखित में किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? भारत के एक राष्ट्रपति हुए थे जो कि एक मुख्य न्यायाधीश हुए थे जो कि राष्ट्रपति के पद पे ही काम किए थे, वो थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी। ठीक है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी जिनका जन्म 17 दिसंबर 1905 का हुआ था, उनका देहांत जो है 18 सितंबर 1992 में हुआ था। भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। ये मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी रहे तथा उन्होंने 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। इनके साथ वे एक पूरे कार्यकाल के लिए भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी रहे। नया रायपुर में स्थित हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया है। तो भारत के पहले मुस्लिम न्यायाधीश हिदायतुल्लाह जी थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज हमारा राष्ट्रपति का पार्ट 1 है, कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का पार्ट 2। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए।